नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाँ, ईश्वर की बाबू भाई। असीम थैंक यू। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूँट नहीं लिया है और शराब नहीं पीने के कारण मैं खुश हूँ। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में 3 भाई नए आए हुए हैं, विपिन भाई, हर्ष भाई, सत्यजीत भाई। उनका अल्कोहलिक्स अनोनिमस जयपुर में हम लोग स्वागत करते हैं। निकोलस भाई भी हैं। मित्रों, अभी मैं भी एकदम नया हुआ करता था, कुछ समझ में नहीं आता था। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मित्रों कि अभी कुछ समझ में आए या ना आए, आप यहाँ बने रहिए, ये हम लोगों के लिए ही है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे-जैसे आप इस मीटिंग में आप आगे बढ़ते जाएँगे, आते जाएँगे, सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होते जाएँगी। और आज हमारे आप तो असल में आप हमारे मेहमान हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, जो नए अल्कोहलिक होते हैं। हमारे ज़माने में कॉमेडी में उस वक़्त हम नया बकरा बोलते थे। तो वो जो नए बकरे होते थे, हम भी नए बकरे थे और आज ऊपर वाले की दया से मैं बड़ा खुश हूँ शराब नहीं पी के और ज़िंदगी को ठीक से समझ पा रहा हूँ। मित्रों, मेरा जो विषय है आज का, बहुत ही खूबसूरत विषय है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतने अच्छे विषय के लिए याद किया। पता नहीं मैं ठीक से बोल पाऊँगा कि नहीं, मैं प्रयत्न करता हूँ। मित्रों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो बड़ा ही विचित्र मेरी सोच थी। मेरी उम्र सिर्फ़ 22 साल की थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आया और 14-15 साल की उम्र में मैंने शराब पूरी तरीके से पीना सीख लिया। जिस एरिया में मैं रहता था, जो मेरे पूरी मित्र मंडली थी, वो वैसी ही थी। हमारे इधर वही रिवाज था। लेकिन मुझे 8 साल सिर्फ़ मैं शराब पिया मेरी ज़िंदगी में और इन 8 सालों में 5 साल ठीक से पिया, लेकिन आखिरी के 3 साल एकदम सड़क-छाप शराब पीने वाला बन गया था। पी के कई बार सड़क पर मैं गिरा, लोगों ने उठा के घर में लाया। इस तरीके के बहुत सारे हादसे हुए। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद भी मैं सोच रहा था कि मैं तो शराब यार कभी भी छोड़ सकता हूँ और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में या किसी भी संस्था की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी रही कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता रहा। कुछ दिन मैं शराब भी पिया, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया कि ये एक बीमारी है। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। हाँ, मेडिकल कॉलेज में मेरी नौकरी थी तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, साइकियाट्रिस्ट मेरे मित्र थे। लेकिन कभी मैंने उनके मुँह से सुना नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी होती है, शराब पीना कोई बीमारी है। कभी मैंने देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। तो पहली बार मेरे लिए नई बात थी कि मैं एक बीमारी से ग्रसित हूँ। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि जो जिन लोगों की ये बीमारी हुई है वो बेवड़ा मैं नहीं हूँ, पूरा बर्बाद, जिसकी नौकरी चली गई हो, घर से निकाला गया हो, लोगों के लिए तकलीफ बन गया हो, दाढ़ी बढ़ी हुई हो और सड़क पे पड़ा हुआ हो, पैर में चप्पल ना हो, ऐसा व्यक्ति बेवड़ा होता है। अरे भाई, मेरी तो नौकरी सलामत है, मेरा घर-द्वार सलामत है, अभी मुझे समाज से निकाला नहीं गया है, मेरी टाँग टूटी नहीं है, मेरी कमर टूटी नहीं है, सब कुछ तो बढ़िया है। फिर मैं अल्कोहलिक कैसे, ये बीमारी मुझे नहीं हुई है और यही विचार लेके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे इस सवाल का जवाब मिल गया कि जो चीज़ें मैं सोचता हूँ ना कि आज तक मेरे साथ नहीं हुई हैं, वो आगे होने ही वाली है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो, तो वो भी होने वाली है, होने ही वाली है। बस कुछ दिन रुक जाओ। तब मैं बड़ा डर गया था। मुझे डर लगा था कि यार अगर ये सही में सच्चाई अगर होगी, तो कैसा होगा साला? फिर अब तो मैं नहीं चाहते हुए भी इस बीमारी की लपेट में आ गया हूँ।
अब कैसा करूँगा? तो बड़ा डरा हुआ रहता था मैं। तब मुझे पुराने लोगों ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत हम सब उसी बीमारी से ग्रस्त है, आप भी हो, आप डरो मत, कुछ नहीं होता। ये 12 कदम हमारे पास मौजूद है और हमारे पास ईश्वर है। तो ये ईश्वर-विश्वर मुझे समझता नहीं था। 12 कदम और टेक्निकल कार्यक्रम है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कि मुझे आज शराब नहीं पीनी है। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई मैं कोशिश करूँ। तो मेरे सामने प्रॉब्लम ऐसा था कि जब वन डे एट अ टाइम आज के दिन नहीं पीना ऐसा बताया, तो मेरे सामने तो ये सवाल था कि मतलब मैं एक दिन तो किसी भी नशे से दूर रहना है मेरे लिए नामुमकिन बात थी। अरे एक दिन क्या मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। क्योंकि मैं सिर्फ़ शराब नहीं पीता था, मैं गांजा भी पीता था, अफ़ीम भी खाता था, चरस भी पीता था। अ, मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं ड्रग्स को जानता था। ड्रग्स कभी अपने हॉस्पिटल से चुरा लेता था, कभी मैं खरीद लेता था। तो होता ये था कि वो ड्रग्स ने मेरे दिमाग पे इतना असर किया था कि मैं थोड़ी देर भी अगर नशे से दूर रहूँ तो पागल जैसा लगता। पागलपन की स्थिति में आ गया था मैं और बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता था। बहुत गड़बड़ थी। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोगों ने बोला, पुराने लोगों ने कि अरे भाई आप डरो मत, आप 1 दिन नहीं रह सकते ना तो 1 घंटे के लिए प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना मेरे आड़ में आ जाती थी। मैं सोच रहा था कि मैं प्रार्थना-वार्थना नहीं करूँगा यार, कोई ईश्वर वगैरह होता नहीं है। ऐसे हालात में भी मैं ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं था। उनके साथ रह-रह के 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा करके मैं 1 दिन बनाया शुरुआत और एक-एक दिन करके मैं हफ्ते बनाता था। बहुत मुश्किलों से मैं गुज़रा। करीब 13 दिन तक सारे ड्रग्स के कारण, अल्कोहल के कारण मुझे नींद नहीं आई। 13 दिन तक कंटिन्यू जागा मैं और उससे भी डर लगता था कि साला इतना जाग रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही, मर जाऊँगा। तब मुझे पुराने लोगों ने बताया, "अरे मरोगे नहीं आप।" इतिहास इस बात का गवाह है कि लोग पी-पी कर मरे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति इतिहास में हमको देखने को नहीं मिला या लिखा हुआ नहीं है कि किसी ने शराब छोड़ा और वो मर गया। ऐसा नहीं होता है। पीने पीने से मरते हैं, छोड़ने से कोई नहीं मरता। तो ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब सही बात बोल रहे हैं यार, छोड़ने से थोड़ी मरने वाले और मैं भी नहीं मरा। और 13 दिन के बाद जो मुझे नींद आई मित्रों, तो आज तक मुझे नींद का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। अभी भी मैं बढ़िया सोता हूँ और मुझे नींद की कोई तकलीफ। ये मेरे शुरुआती दिन थे, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे सामने अनेकों प्रॉब्लम थे, सेकंड स्टेप में ही अटक गया था। मैं हर स्टेप में अटका। पहले स्टेप में अनमैनेजेबिलिटी भी नहीं मानता था। दूसरी स्टेप में भी मुझे हायर पावर की ज़रूरत थी, वो भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैं सोचता था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं खुद ही हूँ। मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारा देख लिया है, दुनिया में कोई भगवान-वगवान होता नहीं है। तीसरे स्टेप में कुछ प्रॉब्लम था कि अपना कोई भी ईश्वर चुन लो, मैं ईश्वर को हायर पावर ही नहीं मानता था, तो ईश्वर को कहाँ चुनूँगा? ऐसे ही कुछ दिन बीते और कुछ दिनों के बाद मेरे ध्यान में आया शराब से दूर रहने के बाद भी कि बाकी लोग बड़े खुश हैं यार। मे पहले के लोग या मेरे साथ जो शराब से दूर रह रहे हैं, वो बड़े खुश हैं, आनंदित हैं और मैं क्यों मेरे मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, उदास हूँ, चिंता में हूँ और अभी भी मैं अपने आप को प्रॉब्लम में समझ रहा हूँ। तो मैं पूछता था सीनियर लोगों से। बाद में एक स्पॉन्सर बनाया मैंने। स्पॉन्सर को पूछा, तो स्पॉन्सर बोले, "यार ये तू अपनी मुजोरी बंद कर और कुछ तो भी हायर पावर मानना शुरू कर।" तो मैं बोला, "उससे हो जाएगा क्या?" तो बोले, "हाँ, हमारा हो गया है, कोशिश करके देखो।" तो शुरुआत के दिनों में मैंने मेरे अपने मीटिंग हॉल को ही या जो फेलोशिप थी उसी को हायर पावर माना। ईश्वर वगैरह की कल्पना मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये भी समझ में आ गया कि ईश्वर को माने बगैर जो खूबसूरती, जो आनंदित जीवन ये लोग जी रहे हैं, वो मुझे मिलने वाला ही नहीं है। मुझे भले ही मेरी मजबूरी हो, मुझे मानना पड़ेगा और मैं मानने के लिए तैयार हो गया। पहली बार मैंने ये स्वीकार किया कि मैं एक बेवड़ा हूँ और उसके बाद में दूसरी बात स्वीकार की है कि एक दुनिया में ऐसी कोई शक्ति होती है, ईश्वर कहीं न कहीं बैठा हुआ है जो मुझ पर ध्यान रख रहा है। अब मेरे सामने जैसे ही मैंने स्वीकार किया तो ये भी प्रॉब्लम खड़े हो गए कि ईश्वर होता क्या है? किस चीज़ का नाम ईश्वर है?
मंदिर में जाके पूजा करना चाहिए, जो मूर्ति में है, मूर्ति होती है उसमें ईश्वर है, कि पहाड़ों में ईश्वर है, या फिर और कहाँ-कहाँ ईश्वर होता है। तो मेरे सामने ईश्वर क्या है, ये संकल्पना मुझे समझ में नहीं आ रही। तब लोगों ने बताया कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इधर-उधर कहीं नहीं है, ईश्वर आपके मन में ही है। तो फिर मैं उनको पूछता था कि अभी प्रार्थना कैसी की जाए? शराब से दूर रहने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो प्रार्थना कैसी करेंगे भैया? सेरेनिटी प्रेयर बोलूँ हो जाएगा इससे काम? या प्रार्थना बोलते किसको है? तब मुझे अ, समझ में आया और लोगों ने बताया कि ईश्वर यानी वो चीज़ जिसमें दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें हैं, सारी अच्छी चीज़ें, जैसे कि ईमानदारी, नम्रता, प्यार, परोपकार, शांति, इन सारी चीज़ों का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर यानी ऐसा कहीं बैठा हुआ कोई शख्स शख्स नहीं है, जो मुझे एक ऐसी मेरे ऊपर से कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएँगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और वो ईश्वर मेरे अंदर ही मौजूद है और मेरे ही अंदर अल्कोहलिज़्म भी है। अल्कोहलिज़्म और ये जो ईश्वर है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, यानी शैतान और ईश्वर, अल्कोहलिज़्म यानी शैतान। तो जब भी मेरे सामने कोई समस्या आई, जब भी कोई प्रॉब्लम आया, तो सबसे पहले शैतान जागा होता है। ये मुझे पहले बताया गया था। वो बताता है कि भैया तू शराब पी ले, सब ठीक हो जाएगा। शराब पी ले, बाकी के सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो मेरा कुछ शैतान बताता है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इतने दिन आने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि शराब पीने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है, कोई नहीं। और दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब शराब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मैं कितने भी तकलीफ में रहूं, मुझे लगता है सिर्फ टेम्पररी में, मेरे दिमाग को लगता है कि शराब पी लूंगा तो सारी चीजें मैं ठीक कर लूंगा, मगर ऐसा है ही नहीं, सच्चाई ये नहीं है। और मैं सच से तो सारी जिंदगी भाग रहा था। तो जब सच स्वीकार किया, तब मुझे प्रार्थना करने के लिए शक्ति मिली। और प्रार्थना का मतलब भी बताया गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। पूजा पाठ, अगरबत्ती लगाना या वो मंत्र या वो जाप करने का नाम प्रार्थना करना नहीं है भाई। प्रार्थना यानी ईश्वर से बातचीत करने का नाम है। ईश्वर अगर मेरे अंदर मौजूद है, तो ईश्वर से मैं किसी भी वक़्त, कहीं पर भी बातचीत कर सकता हूँ, उसको आवाज़ लगा सकता हूँ। ईश्वर तो अब मेरा दोस्त बन गया। पहले मुझे डर लग रहा था, यार मैं तो बहुत सारे पाप करके आया। न जाने कितने लोगों को मैंने तकलीफ दी है, इतनी कम उम्र में। कितने लोगों को दुखाया है, कितने लोगों को मारा-पीटा है, कितने लोगों से छीना-झपटी की है। क्या-क्या नहीं किया है मैंने। और मैं समझ रहा था ज़िंदगी इसी का नाम है। ऐसी ही ज़िंदगी जी जाती है। अरे भैया, मुझे सब चाहिए दुनिया से, मेरे घर से, बाहर ऑफ़िस से जहाँ मैं काम कर सबसे सब कुछ मुझे चाहिए। मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं दे दूँगा तो मैं तो खाली हो जाऊँगा। ऐसी मेरी सोच हुआ करती थी। लेकिन तीसरी स्टेप में मुझे ये पता चला कि ये सारी चीज़ें करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे डरने और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं ज़िंदगी में कभी भी अकेला नहीं हूँ, कहीं पर भी, कहीं भी जाओ, मेरे साथ हमेशा ईश्वर है। ईश्वर अब मेरा दोस्त बन गया। पहले मुझे डर लगता था कि इतने पाप करने के बाद मेरे सामने जो संकल्पना खड़ी हो गई थी कि बहुत खतरनाक और भयानक, बहुत बड़े स्वरूप में ईश्वर है, बड़ी-बड़ी मूंछ वाला, बहुत सारे शस्त्र उसके हाथ में है और मेरे हर पाप के लिए सजा दे रहा है। तब मुझे हमारे इधर इत्तेफाक से उस वक़्त अ, कुछ फादर लोग भी आते थे, कुछ प्रीस्ट आते थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है भई, जैसे ही आपकी एंट्री अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हुई ना, उसी वक़्त ईश्वर ने आपके सारे पाप माफ़ कर दिए हैं। ईश्वर ने बगैर आपने माफ़ी माँगे भी ईश्वर ने सारे पाप माफ़ कर दिए। मगर अभी हर एक पाप का आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो सारे पाप कैसे हुए हैं और वो है अगली स्टेप में, कैसे करना चाहिए। और यहीं से वो सब्जेक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज जो मुझे मिला हुआ है कि पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, वो शुरू होता है कि मेरी पर्सनैलिटी पूरी खराब थी। पूरी पूरा मैं डिस्टर्ब था। जिसको डैमेजिंग बोलते हैं ना, जीवन ही मेरा डैमेज हो गया था। मैं वही मिल में से एक आधा कपड़ा निकलता है, हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, तो
डैमेज कपड़ा कैसा अलग फेंक दिया जाता है या उसको सस्ते में दिया जाता है, उस टाइप का मैं डैमेज था। मेरी ज़िंदगी ही डैमेज थी। हर चीज़ में उल्टा सोचना, उल्टा करना, सारी चीज़ें उल्टी, 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 सब। और ये सारी चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। ऐसा नहीं होने वाला कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ साल हो जाएँगे, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला। हमेशा मेरे दिमाग में अ, ल यही तकलीफ रहने वाली है। लेकिन मेरे पास रिकवरी भी रहेगी। मैं दूसरी तरफ ये भूलूँ नहीं, मेरे पास रिकवरी भी है, मेरे पास अब स्पॉन्सर भी है, मेरे साथ ईश्वर भी है और मेरे साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग के भी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगर मेरे ये जो प्रॉब्लम है इनको दूर करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने सारी चीज़ें परोसी गई है, आयती परोसी गई है। मेरे थाली में ये सारी चीज़ें मौजूद है, मेरे जीवन की थाली में। मैं शराब चाहता हूँ, लफ़ड़े चाहता हूँ, अब भी वही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ कि अब मैं खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में है, ये मुझे बिल्कुल साफ-साफ बता दिया गया है। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो छोटे-छोटे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझ में आ गए हैं ना, कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे खून में आए। ये एल्को एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया था, हमारे इधर हम डॉक्टर बुलाते थे। उन्होंने बताया था ये जो अल्कोहलिक्स जीन्स होते हैं ना, वो सोए हुए होते हैं। इनको आप जब तक ज़िंदा हो, तब तक आपके शरीर के अंदर वो सोए हुए रहेंगे, शरीर में और ब्रेन में। जिस दिन आपने पहला घूँट ले लिया, उस दिन वो जागे हो जाएँगे और वो आपको बोलेंगे कि भैया तू इतने साल नहीं पिया, बेवकूफ़ था, पीना शुरू कर। इसीलिए मुझे उनको सुला के रखना है, वो कभी मरने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये बताई गई मुझे कि जब तक मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर मैं काम काम नहीं करता, मेरा कैरेक्टर ठीक-ठीक मुझे नज़र आएगा नहीं। अरे! मेरा कैरेक्टर ठीक करने की बात तो बात की है, मैं प्रायश्चित तो बाद में करूँगा, पहले समझ तो लूँ कि मैं कौन-सी चीज़ हूँ, मेरे अंदर क्या है? मेरी पर्सनैलिटी को ठीक अगर मुझे करने का है, मैं चाहता हूँ कि सोब्रिटी मेरे जीवन में अ, आनंद पैदा करे, खूबसूरती लेके आए, मेरी दुनिया बहुत बेहतरीन हो जाए। तो उसके लिए पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? हर चीज़ के बारे में मेरा दृष्टिकोण उल्टा क्यों है? अभी शराब तो नहीं पी रहा हूँ ना, अभी बहुत बार हम लोग शेयरिंग में सुनते हैं, हमारे फिजिकल मीटिंग में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई लोग मेरे बारे में बोलते थे कि ये आदमी शराब पी लेता है, तो बुरा बन जाता है। शराब नहीं पीता तो इसके जैसा आदमी नहीं, ये तो देव आदमी है। अभी मैं सोचता हूँ मेरे बारे में, अरे भैया काय का अच्छा आदमी हूँ, अभी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, सब कुछ ठीक है क्या? अभी भी तो गड़बड़ कर रहा हूँ ना, अभी भी मेरा चोरी पे विश्वास है। चोरी का एक्चुअली पैसे-वैसे नहीं, कोई भी चीज़ मानसिक चोरी करते रहता हूँ। अभी भी मैं लोगों को तकलीफ देता हूँ, सोचता ही नहीं दूसरों के बारे में। अभी भी लोगों को डिस्टर्ब करने की वो जो पुरानी कला है मेरी, मैं उसको कला बोलता था। मेंटल टॉर्चर जो करते हैं ना, उसको मेरे भाषा में मैं कला बोलता था। वो कला अभी भी मेरे में है। लोग मेंटल टॉर्चर होते रहते थे, मैं बड़ा हँसते रहता था। लोगों की तरफ लोग तकलीफ में रहते थे मेरे वजह से और मुझे मज़ा आती रहती थी। दूसरों को दुःख में डाल के मैं सुखी नहीं हो सकता, ये बात हज़ारों सालों से शास्त्रों में लिखी है, मैंने भी पढ़ी है कि मैं अगर खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं दूसरों को दुखी अगर मैं करूँगा, तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन मैं कहाँ मान रहा था, तो फिर मैं काय का अच्छा आदमी हो गया। अरे भैया गड़बड़ है, तो मुझे वो गड़बड़ ठीक करने की है ना। आज भी मैं मेरे अपने घर के लोगों का मान-सम्मान करता हूँ कि नहीं? आज भी कहीं मैं उनके ऊपर मैं हमारा समाज पुरुष प्रधान है। और जहाँ से मैं आया था वहाँ पर ऐसा बोला जाता था कि भैया वो बीवी है ना पैर का चप्पल है, वो उसको पैर में ही रखने का, उसको सर पर लेने का नहीं, नहीं तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेंगे और फिर तुमको प्रॉब्लम आएँगी। तो इस तरीके की सोच में, इस तरीके के समाज में मैं जी रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस आने के बाद मुझे पता चला कि भई अगर मेरी बीवी से मैं दोस्ती नहीं करूँगा ना, तो मेरा जीवन में पूरा नर्क बन जाएगा। मैं उसके ऊपर हमेशा अत्याचार ही करता रहूँगा कि मैं बड़ा हूँ और तू छोटी। अ, तेरे को ये सब करने का है घर का और मैं सिर्फ़ पैसे कमा के लाऊँगा और बाकी का तेरे को करना। कहाँ से मेरा जीवन खुश रहेगा? कहाँ मेरी ज़िंदगी में खूबसूरती आएगी? अरे मेरी बीवी जिसके लिए जिस परिवार के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वही दुखी है और वो भी मेरे कर्मों के कारण। अपने आप को ही महत्व मैं दे रहा हूँ, अपने बीवी को दे ही नहीं रहा हूँ, अपने परिवार को दे ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा परिवार कैसे सुखी रह सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये डिफेक्ट जब मेरे ध्यान में आया, ए में आने के 8 साल के बाद मेरी शादी हुई। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला पहली बार कि ऐसा करो, आज आपको आपकी बीवी जब आपको रोटी परोसेंगी तो उसको थैंक यू बोलना। तो मैं स्पॉन्सर की तरफ इस तरीके से देख रहा था, ऊपर मुंडी करके, बोला यार आप मेरे को समझ क्या रहे हो? बीवी जैसी चीज को थैंक यू बोलना बोलना पड़ता है क्या? अरे वो तो उसकी ड्यूटी है ना, खाना परोसने की, खाना बनाने की, और मेरी सेवा करने की ड्यूटी तो बीवी की है। मैं उसको कैसे क्या थैंक यू बोलूंगा? ये मेरी बहसबाजी चलती थी। लेकिन मैं एक बड़ा आदर्श स्पॉन्सी था। मैं एक तो जिंदगी में कभी किसी चीज को माना नहीं, और जब मैं मानता था, ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी मेरे में। जो मैं माना तो मैं सारी चीजें मानता था। बोला चलो यार, स्पॉन्सर ने बोला है तो थैंक यू बोल के देख। और मित्रों आप यकीन करो, मैंने जब बीवी को पहली बार थैंक यू बोला तो बीवी भी मेरे तरफ इस तरीके से देख रही थी कि जैसे वो जूहू से एक आधा प्राणी भाग के आया हुआ है। इस तरीके से मेरे तरफ देख रही थी कि ये कोई जानवर ऐसा है, बाहर से आया हुआ है। और लेकिन मैंने उसकी फ़िक्र नहीं किया, मैंने थैंक यू बोल ही दिया। और उसके बाद मुझे थैंक यू बोलने के बाद जो खुशी मिली ना, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो बेचारी रात और दिन मेरे लिए एक करती है यार। मेरे लिए इतनी अच्छी सब्ज़ी, बेहतरीन सब्ज़ी और अच्छे से बनाने की कोशिश करती है। सिर्फ़ सब्ज़ी ही नहीं, सारी चीज़ें मेरे लिए करती है। उसको क्या ज़रूरत है इतने अच्छे से करने की? और अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करती है मेरे लिए। अच्छे से अच्छी चीज़ें परोसने की कोशिश करती है। मैं तो उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए ना, तो ये शुक्रगुज़ारी मुझे आ ही नहीं रही थी अंदर से। लेकिन जब मुझे स्पॉन्सर ने पहली बार बोला तो शुक्रगुज़ारी की वहाँ से मुझे आदत पड़ी। और फिर उसके बाद में वो 1 ग्लास पानी भी देती थी तो मैं उसको थैंक यू बोलना मैंने, क्योंकि मैं उठ के पानी ले नहीं रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ पानी लाके दे। तो उसने लाके दिया उतने दूर जाके किचन में, तो मैं शुक्रगुज़ार बोलने का हकदार हो गया। मैंने बोलना ही चाहिए। और इसी तरीके की ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे मुझे मेरे डिफेक्ट समझ में आए। मेरी पर्सनैलिटी में चेंज का मतलब मेरे लुक में चेंज नहीं, जैसा मैं दिखता हूँ अभी और खूबसूरत थोड़ा-सा ब्यूटी पार्लर में चला जाऊँ, बाल सफ़ेद हो गए तो उसको काले कर लूँ, और चेहरे पे बहुत अच्छे से पॉलिश-वॉलिश कर लूँ, और ऊपर की पर्सनैलिटी को मुझे चेंज नहीं करनी। एल्कोहलिक्स एनोनिमस बताती है, पर्सनैलिटी मुझे अंदर से चेंज करनी है, अंदर से। मेरे स्वभाव में, मेरे सोच में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे एक-एक मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो ढूँढ-ढूँढ के निकालना पड़ेगा। और वो है हमारे स्टेप में इसकी व्यवस्था है। और सबसे ज़्यादा भयंकर कोई मेरा डिफेक्ट था तो वो था मेरा मेरा रिज़ेंटमेंट। गुस्सा और रिज़ेंटमेंट जो था, ये मेरा नंबर 1 का शत्रु था। आए दिन रोज़ दिन में 100 बार मैं लोगों पे गुस्सा करता, 100 बार। मैं मनोवैज्ञानिक के पास भी गया, कि भैया ये मेरे गुस्से का ट्रीटमेंट करो यार, हमारे अच्छे डॉक्टर थे। तो बहुत सारे डॉक्टर बोलते थे कुछ मेडिसिन देते हैं, आपका दिमाग फिर उतनी तेज़ी से उछलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, आपको शांत रखेगा। तो लेकिन मुझे ये में बता दिया गया था कि साइकियाट्रिस्ट उस दवाइयों में, उस गोलियों में थोड़ी-सी नींद का भी असर होता है, तो मुझे उससे बचना चाहिए। मैंने डॉक्टर को साफ-साफ बोला, यार मतलब मुझे कोई गोली-वोली नहीं देना, ऐसा करना, मुझे कोई ऐसी एडवाइस दो कि मैं उससे से दूर रह सकूँ, गुस्सा कम हो जाए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि आए दिन टूट-फूट कोई ना कोई चीज़ मेरे गुस्से के कारण हो ही जाती थी। रोज़ लफड़े होते थे, कहीं कभी घर में, कभी ऑफ़िस में, कभी मोहल्ले में, कभी रिश्तेदारी में। गुस्सा मेरे नाक पर ही रखा रहता था। मेरे हिसाब से नहीं हुआ कोई, तो मैं सामने वाले पे चढ़ गया, वो कोई भी हो। मैं सोचता ही नहीं था सामने वाले की उम्र कितनी है, कितने साल का है, कितना पढ़ा-लिखा है, मेरा बॉस है कि क्या? मैं कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभी बताइए, शराब से दूर हूँ मैं और ये सारे लफड़े मेरी ज़िंदगी में चालू है। कैसे खुश रहूँगा मैं? कैसे मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी? तो इसके लिए फिर मुझे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। उन्होंने बताया गुस्से के लिए कि आप ऐसा करो, एक बोर्ड, छोटे से बोर्ड पर लिखो कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, और जहाँ जो तुम्हारा बेडरूम है वहाँ ऊपर में लगा दो उसको। ऐसी जगह लगाओ जहाँ तुम्हारी नज़र सीधी उसके ऊपर पड़े रोज़। तो मैंने पहले उनसे बहस किया। बोला यार मेरे को तो गुस्सा आता है और तुम उल्टा बता रहे हो, गुस्सा नहीं आता करके। तो ये गुस्से नहीं आता है तो गलत हो जाएगा ना। वो बोले भैया डॉक्टर मैं हूँ कि तू है? मैं बोला आप है। बोले जो मैं बोलता हूँ उतना करो।
और मित्रों आप विश्वास करो उस एक छोटे से बोर्ड ने मेरे ये जो गुस्सा इतना ज्यादा असर हुआ उसका कि रोज पढ़ता था, दिन में 2-4 बार मेरा उसके ऊपर ध्यान जाता था, तो मेरा गुस्सा ऑटोमेटिक 15 दिन में ही कंट्रोल हुआ और कंट्रोल यानी वो ऐसा हुआ कि फिर मैं सोचने लगा। पहले मैं गुस्सा करने के पहले सोचता नहीं था, चढ़ ही जाता था सामने वाले पे। अब मैं वो बोर्ड पढ़-पढ़ के सोचना शुरू किया कि गुस्सा क्यों कर रहा हूँ मैं सामने वाले पे? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने अपने मर्ज़ी से सारी चीज़ें किया हुआ है, उसको करने दो। मैं ज़बरदस्ती क्यों उसके ऊपर चढ़ूँ? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सोच मेरी और बड़ी होने लगी और लोगों को अपना काम करने देना शुरू किया। लोग ये दुनिया में मुझे खुश करने के लिए नहीं है कोई। मैं जब अरे मैं खुद अपने आप को खुश नहीं रख सकता और पूरी दुनिया से उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग मुझे खुश करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये बात जब धीरे-धीरे समझ में आ गई तो मेरे पे मेरा गुस्सा कम होना शुरू हुआ। लेकिन असली चीज़ गुस्सा नहीं था। गुस्से के कारण जितनी गाँठें मैंने बाँध के रखी थी, कई लोगों के बारे में वो रिज़ेंटमेंट में तब्दील हो गया था। वो खुन्नस बन गई थी और बदला लेने के लिए मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था कि सालों को इनको एक ना एक दिन मैं सबको बता दूँगा कि उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की थी और इनको ठीक कर डालूँगा एक दिन। और वो बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लेकिन 4th स्टेप में जब मैंने मेरा ये जो डिफेक्ट लिख के निकाला, छोटी-छोटी बात चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बचपने से जब से मुझे याद आता है, किन-किन लोगों पे मेरा रिज़ेंटमेंट पैदा हुआ है और किन-किन लोगों को देख के मैं चिढ़ता हूँ, किन-किन लोगों को सुन के मेरा दिमाग खराब होता है और कैसे-कैसे लोगों को अ उनका नाम सुन के बहुत सारे लोगों का सिर्फ नाम भी मैंने सुन लिया ना, तो मुझे लगता था कि ये अगर मुझे दिखा, इसको छोड़ूँगा नहीं। तो ये जो मेरी सोच तैयार हो गई थी, ये मेरी पूरी सोब्राइटी खराब कर रही थी। मेरी शांति भंग कर रही थी, मेरा इनर पीस भंग कर रही थी। तो उसके कारण मुझे ये लिख के निकालना पड़ा और मैंने ये मेरी 4th स्टेप जो है, फिर 4th स्टेप के बाद 5th स्टेप जब लिया है वो एक प्रीस्ट के पास ली थी। तो प्रीस्ट ने वो जो फादर थे इतने अच्छे से मुझे एक-एक चीज़ की डिटेल जाना उन्होंने मुझसे। मैं सारी चीज़ें बताया कि कैसे खुन्नस तैयार हुई। मेरी उस वक़्त उम्र कितनी थी और कौन से कारण थे खुन्नस तैयार होने के। उन्होंने कौन-सी मेरी बात नहीं सुनी थी। मेरे साथ उन्होंने क्या-क्या किया था। अभी बहुत बार ऐसा भी हुआ था उसमें कि हर बार लोगों की गलती नहीं थी। हर बार मेरी कई बार मेरी भी गलती थी। मेरी गलती होने के कारण भी अ, मैं उन्हीं पर ही चिढ़ता था। उनकी ही खुन्नस खुन्नस पालता था कि अ, उन्होंने मेरी बात सुनना चाहिए था, मैं जैसा हूँ वैसे उन्होंने मुझे स्वीकार करना था। उन्होंने नहीं किया, वो लोग गलत है। पूरी दुनिया मुझे गलत लगती थी मेरे खुन्नस के कारण। लेकिन जब मैंने ये निकाला तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि यार पूरी दुनिया अपनी जगह सही है। वो बेचारे अपने तरीके से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे ही लगता है कि वो लोग गलत हैं। तो ये मेरी सोच में पहला और बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो मेरा बहुत सारे लोगों की तरफ देखने का नज़रिया फिर बदलने लगा और मेरा मन शांत हो गया। जो मैं हर बार बीच में मुँह मारता था ना हर एक चीज़ में, चाहे घर में हो, ऑफ़िस में हो, बाहर हो, कहीं पे भी, कि मैं करेक्ट हूँ और ऐसा कर लेना चाहिए। उसके बाद में ए में भी, ए में आने के बाद भी मैं ही सही हूँ, ऐसा मुझे जो लगता था, ये चीज़ ये खुन्नस के कारण, गुस्से के कारण कम हुई। अ, जैसे-जैसे जो इफ़ेक्ट मेरा मैंने ढूँढ के निकाला ये और उस पर काम किया और सबको वो लोग जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा मुझे लग रहा था, उस सबको मैंने माफ़ कर दिया था। ये बहुत अच्छी प्रोसीजर हुई वो लंबी। ये इसी तरीके के जो डिफेक्ट है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं, ऐसे ही कैरेक्टर डिफेक्ट ने मेरा जीवन तहस-नहस कर दिया। और ये एक ही कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, गुस्सा या खुन्नस ही नहीं है। मैं केवल शराब से दूर था। शराब से दूर रह के मैं चाहता था कि अब सारा सब पूरा मेरे लिए स्वर्ग बन जाए, सब कुछ और मैं ऐश करना चाहता था। शराब से दूर रहने के बाद अब अय्याशी वाला जीवन, भैया अभी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ ना, तो बाकी की सारी चीज़ें तो कर सकता हूँ। बाकी की सारी चीज़ें, बाहर एन्जॉयमेंट कर सकता हूँ। मैं जुआ, सट्टा वगैरह भी खेल सकता हूँ। सिगरेट पीने की आदत थी, वो भी बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ और
इसमें मुझे किसी ने रोकना नहीं चाहिए। अभी तो मैं पी नहीं रहा हूँ ना भाई, अभी इसके मेरे ये अय्याशी के बीच में कोई नहीं बोलना चाहिए, मेरी बीवी ने नहीं बोलना चाहिए। मैं जब ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैं वो सिगरेट पीने के लिए थोड़ा उठ गया तो बॉस ने बार-बार मुझे टोकना नहीं चाहिए। मैं बराबर सारी चीज़ें कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। चाहे मोहल्ला हो कहीं भी हो या चाहे एए क्यों नहीं होती, सब कुछ सब लोगों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यानी मेरे को उन्होंने समझ के लेना चाहिए। मैं किसी को नहीं समझूँगा, मैं प्रॉब्लम नहीं समझूँगा, ये मेरा एक उल्टा डिफेक्ट लोगों को मैंने समझना चाहिए। अरे भैया सारी ज़िंदगी मैंने लफड़े करने के बाद लोगों ने तो माफ़ किया था मुझे। मैंने तो बाद में माफ़ किया, लोगों ने पहले माफ़ किया और ए में आने के पहले ही ईश्वर ने भी माफ़ कर दिया। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने बोला था कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके और शराब से दूर रह के किसी को कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि अब तो मैंने बीवी पे एहसान किया, बच्चों पे एहसान किया, ऑफिस में ऑफिस के लोगों पे एहसान किया, समाज पे एहसान किया और आखिर में देश पे भी एहसान किया। अरे भाई इतने एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, जा पी ले। स्पॉन्सर ने बोला था, मेरा स्पॉन्सर बड़ा स्ट्रिक्ट था, इतने एहसान करने की जरूरत नहीं है, तेरे को लगता है तो जाके पी ले। दरअसल एहसान मैंने नहीं किया था, मैंने एहसान अगर किसी पे किया है ना, ऐसा लगता है मुझे शराब छोड़ के तो खुद पे किया था। मैंने खुद मैं तो मरने के कगार पे था ना, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने अपना हाथ बढ़ा के बचा लिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ यानी ईश्वर का हाथ था। मुझे एक मेंबर ने बोला था कि मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना ये मेरे हाथ में नहीं था, ये ईश्वर ने लेके आया है, ईश्वर की प्लानिंग का हिस्सा है। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाके मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीजें करना चाहिए, ये उसके पीछे का उद्देश्य था। लेकिन अब मैं क्या सही में सही सारी चीजें अच्छी कर रहा हूँ क्या? और अगर नहीं कर रहा हूँ तो भैया अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना। मैं वापस कैसे किया जाता है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हेल्पलाइन खुली हुई है, लिटरेचर है, ए के बिग बिग बुक है, ए में कितनी चीजें है, मीटिंग्स है, ओल्ड टाइमर्स है। लेकिन मदद मांगने की बड़ी शर्म आती थी कि यार मैं तो बड़ी बड़ी बातें करता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद। और यहाँ से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में से जाके मीटिंग से जाके बाहर बड़े बड़े लेक्चर देने की बातें करता हूँ, बड़े बड़े घर में मस्त भाषण दे रहा हूँ बीवी को, बच्चों को, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। फिर ऑफिस में सारे लोगों को बता रहा हूँ, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कैसा? जो मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ कि नहीं? अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो पर्सनैलिटी मेरी ठीक कैसे होंगी अंदर से? अगर मुझे ठीक करना है, मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें ठीक हो जाए, तो मुझे अपने आप को ठीक करने के प्रोसेस में आना है ना। और प्रोसेस में आने के लिए यही है तरीका। 12 कदमों को कोई हार्ड थोड़ी है। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं अटका ज़रूर, हर एक स्टेप में मैं अटका। लेकिन जब मैंने किया ना तो पूरे तरीके से किया, पूरे तरीके से। और धीरे-धीरे सारे ये जो डिफेक्ट है, ऐश करने की आदत, लोगों ने मेरे अय्याशी में किसी ने बीच में नहीं बोलना चाहिए और मेरी मदद करते रहना चाहिए। ये जो मेरी सोच डेवलप हो गई थी, वो वहाँ पर मुझे अंकुश लगाना पड़ा। और मेरा जो ऐश है, मैं जो दूसरा नशा चाहता था, शराब का नशा तो छूट गया, एक और नशा चाहता था, अय्याशी वाला नशा। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला, "यार ये सोब्राइटी का बड़ा अच्छा नशा होता है, वो करके तो देख, करके देख, स्टेप के ऊपर चल के देख, स्टेप का आनंद ले। लोग जब तेरे से आज बड़े प्यार से मिलेंगे ना, उसका जो नशा तेरे को होगा, वो शराब से और दुनिया के किसी भी ऐश से महान होगा। वो करके तो देख।" अरे तेरे तू अगर इस प्रोग्राम पर अच्छे से चला तो तेरे बीवी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी, अंदर से, वो भी उसके भी अंदर से, दिल से, कि ये मेरा पति होने के लायक है। इस भाव से जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, उस मुस्कुराहट को देख के मैं जितना शांत होऊँगा, उतना नशा दुनिया के किसी भी ऐश में और अय्याशी में नहीं मिल सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छे से मेरे स्पॉन्सर ने समझा के बताया। और यही चीज़ सिर्फ घर में ही नहीं, मेरे हर जगह, हर जगह, चाहे मेरा ऑफिस हो, ऑफिस में मैं सोचता था सालों मेरे ये सब मेरे काम तुम कर लो, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है। और फिर ए में आ गए तो ए क्या 12 स्टेपिंग के नाम पर भी भाग गए। मैं बहुत 12 स्टेपिंग करता था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारे यहाँ नागपुर में एक ही ग्रुप था, तो भैया इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, तो लोग छोड़ देते थे। बड़े मुश्किल से, ये तो आ तो रहा है यार,
इस हिसाब से और बड़े दादागिरी से उनको बोलता था कि यार मेरा काम कर लो। तो सोबर होके फायदा क्या? वहां पर भी मैं दादागिरी कर रहा हूँ। शराब से, जब मैं शराब पी रहा था तब भी वही कर रहा था, शराब से दूर हूं तब भी। तो ऐसी अगर मेरी जिंदगी चलती रहेंगी तो मेरी पर्सनालिटी ठीक कैसे होंगी? उन लोगों का मैंने एहसान मानना चाहिए, ऑफिस के लोगों का, कि वो बरसों से जो मैं हराम का पैसा ले रहा था, जो अनाज मैं खा रहा था, जो तनख्वाह से मैं अपना अनाज खा रहा था, जो अपने बच्चों को पाल रहा था, वो उतना मैं काम कर रहा हूँ क्या? मेरे स्पॉन्सर ने सवाल पूछा था, तू उतना काम करता है क्या जितनी तू तनख्वाह लेता है? जवाब सीधा था, नहीं। तो भाई अब तो सोबर है तो अब काम कम से कम अब उतना तो कर यार, जो तेरे हिस्से का काम है वो तो कर। और तू हराम की चीजें खाए जा रहा था, हराम की तनख्वाह लिए जा रहा था, उसका कैसा? और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज समझा के बताई थी कि दुनिया की कोई भी हराम की चीज या कोई भी फुकट की चीज मुझे सुख नहीं दे सकती, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ये तो आज नहीं बोला जा रहा है, ये हजारों सालों से शास्त्रों में लिखा है। दूसरे की कोई भी चीज, चाहे दूसरे का पैसा हो या दूसरे की बीवी हो या दूसरे की कोई भी चीज हो, मुझे सुख दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज सुख दे सकती है तो वो मेरी अपने कमाई की है, मैं वो भी मेहनत की, हराम की कमाई की नहीं। मेहनत की कमाई से जो मुझे आनंद मिलेगा, वो 10 रुपए क्यों नहीं रहते? वो मेरे अपने हैं, मैं अधिकार से बोल सकता हूँ ये मेरे है, इससे मैं ये खरीद रहा हूँ। उसमें जो आनंद आएगा वो दूसरी किसी चीज में नहीं आएगा। ये जो डिफेक्ट है मेरा, तो दूसरे के हिस्से का अंठा लेना, दूसरे के हिस्से का अपने तरफ खींच लेना, ये आदत बहुत सालों तक बनी हुई थी और लोगों को पता ही नहीं चलता, ऐसा मुझे लगता था। हाँ, अपने एए में आने के बाद अपना वो शुतुरमुर्ग के जैसे रेत रेत में अपना सर छुपा लेना और सारे मस्ती करते रहना, ये चीजें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। आंखें खोल के अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद आँख, नाक, कान और हर चीज खोल के मुझे जीना है, पूरे होश में। पहले मैं जब शराब पीता था तो जवाब देता था, यार मैं उस वक़्त नशे में रहता था, मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियाँ हो गई। मैंने ईश्वर से माफ़ी भी माँग ली, बहुत सारी खुन्नस-वन्नस हो गई। लेकिन अब कैसा? अब तो पूरे होश में हो ना, अब भी वही गलतियाँ अगर मैं करूँगा, तो इस प्रोग्राम पर जीऊँगा क कब? कहाँ वक़्त है? ज़िंदगी का कीमती वक़्त, जब मैंने अच्छा कुछ सीखना चाहिए था, तब मैंने शराब पी के गँवा दिया है। लोगों को तकलीफ देके मैंने अपना बहुत सारा वक़्त गुज़ार दिया है। अब मेरे पास वक़्त बड़ा कम है, मेरा जीवन बड़ा छोटा-सा है, छोटे से जीवन का बड़ा हिस्सा मैंने फालतू में गँवा दिया है। अब मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं जितने तेज़ी से हो सके इस प्रोग्राम पर जल्दी से आ जाऊँ और अच्छे से आँखें खोल के होश में रह के इस प्रोग्राम को मेरी ज़िंदगी में लगाने की कोशिश करूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ सकता है ज़िंदगी में। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस 12 वादे करता है ना, ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, वैसा भी होगा। तो सारी चीज़ें मैं तो देख रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें दुरुस्त हो गई है। अब मुझे दुनिया में किसी की कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अब मुझे कोई लोगों की तरफ मेरा देखने का जो नज़रिया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, एकदम दुरुस्त हो गया। अभी किसी ने कुछ भी किया मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। भैया वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। उसके ज़िंदगी में जाके उसको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब में जाने के बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ दिन होने के बाद एक नया ही अहंकार आ जाता है कि अब मैं प्रोग्राम पर अच्छा चल रहा हूँ। अभी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ओल्ड टाइमर बन गया हूँ। हमको ये हमारा एक ही ग्रुप था पहले, अभी आज नागपुर में 57 ग्रुप के ऊपर है। तो इतने ग्रुप अ, बढ़ गए हैं, इतना अच्छा हमने काम किया है, ये किया, वो किया, उसका भी एक अहंकार। तो फिर नई चीज़ मेरे सामने आती है, अहंकार वाला खेल फिर शुरू हो जाता है। सोब्राइटी में आने के बाद का अहंकार, ये और एक खतरनाक चीज़ मेरे सामने आ जाती है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। इन सारी चीज़ों में मुझे यहाँ मुझे पता चला कि ये अहंकार इतना खतरनाक होता है कि अहंकार तो है ही, लेकिन छुपा हुआ अहंकार भी रहता है, छुपा हुआ, गुप्त तरीके से। मेरी हर हरकत में अहंकार छुपा हुआ है, मुझे दिखता नहीं है वो। लेकिन मैं अगर किसी दूसरी आँखों से देख सकूँ ना अपने तरफ, तो मुझे वो दिख सकता है। और ये दूसरी आँखें हैं मेरे स्पॉन्सर की। मेरे स्पॉन्सर को मैंने इस बात की इजाज़त दी है कि वो मेरे तरफ अपनी आँखों से देखे, मेरे हर काम की तरफ।
और मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं मेरी सारी की सारी चीजें जैसी है वैसी, जो मैंने किया है वैसी की वैसी उनको बताऊं। मेरा स्पॉन्सर बराबर मुझे बताता है कि भैया ये चीज आप सही नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि अभी तुमको 12 स्टेपिंग बंद कर देनी की है, 12 स्टेपिंग बंद करो, 12 स्टेपिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो ये रहा था कि मेरा बड़ा मान सम्मान देख रहा था मैं लोगों के घरों में जाके बहुत 12 स्टेपिंग करता था, लोग सुधर रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे कर्मों के नतीजे है। मैं कितने अच्छे से मेहनत करता हूँ, उनको कितना बढ़िया फॉलो अप देता हूँ, मेरे जैसा कोई फॉलो अप देने वाला नहीं है। और मान सम्मान में मैं ऐसा फूलता था, लोग हर जगह ग्रुप भी खोले जा रहे हैं। तब मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि अब तुमको ए से ही तकलीफ शुरू हो गई है, अब तुम 12 स्टेपिंग बंद करो। और उन्होंने एक चीज समझाई थी कि जो मान सम्मान तुमको मिल रहा है ना वो तुम्हारा नहीं है, तुमको लग रहा है तुम्हारा होगा। दरअसल ये सारा मान सम्मान अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है, उसके हिस्से का है। तुम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज लेके जा रहे हो, इसलिए तुमको मान सम्मान मिल रहा है। तुम गलती से समझ रहे हो कि तुम्हारा मान सम्मान हो रहा है, ऐसा मत समझो। और ऐसा जब तक तुम्हारी ये बात ध्यान में नहीं आती तब तक तुम 12 स्टेपिंग बंद कर दो। और आप मानो मित्रों की, मैंने फिर बाद में 12 स्टेपिंग ही बंद कर दिया है। उन्होंने जैसा ही बोला बंद कर दिया मैंने। सिर्फ जो नए लोग आते थे उनको मैं फॉलो अप देता था, ए में उसको उनको बराबर हिसाब से उनको क्या चाहिए, उनको कैसी शेयरिंग चाहिए, उनसे बातचीत करता था, यही सारी चीजें करता था। 12 स्टेपिंग मैंने बंद ही कर दी जाके। तो ये सारी चीजें एक अच्छा स्पॉन्सर मिलने के लिए भी बड़ी तकदीर लगती है। बहुत अच्छा और बेहतरीन मुझे स्पॉन्सर मिला। और ये सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद पता चली कि ये सारा खेल ईश्वर का है। मैं जो पहले गलतियां कर रहा था ना कि भाई ईश्वर जो है होता ही नहीं है, यहाँ मुझे पता चला कि ईश्वर अगर नहीं होता ना तो मेरी जिंदगी में इतनी खूबसूरती आती ही नहीं। ईश्वर ही, अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट ऐसे बचे हुए थे जो मैं निकाल के बाहर नहीं करना चाहता था। मुझे बड़े प्यारे लगते थे, प्यार से उनको रखना चाहता था और सोचता था कि ये जो डिफेक्ट है ये तो बड़े प्यारे, यार किसी को पता भी नहीं चलेगा ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तब मुझे ये हिंट मिली कि ईश्वर के हजारों हाथ है और लाखों आंखें हैं, मैं कैसे छुपाऊंगा ईश्वर से? छुपा ही नहीं सकता, वो तो हर वक्त देख रहा है ना मुझे। तो मैं क्यों ऐसा करूं जो उसको दिखे, जो वो चाहता है मैं वही करूं। और ये सारी चीजें करने के कारण आज मैं रोज के रोज अपने तरफ गौर से देखता हूँ कि मैं आज कहाँ कहाँ गलत हूँ। ये सारा प्रोग्राम मेरा है मित्रों, मैंने मेरे तरफ देखना है, दूसरों के डिफेक्ट निकालने के लिए प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर भी मैंने गलतियां की, ये चेयरमैन ऐसा करता है, वो सेक्रेटरी वैसा करता है, एम ही नहीं घर में भी बीवी ऐसा करती है, आज उसने सब्जी नहीं अच्छी अच्छी बनाई, सब कुछ ला के देने के बाद भी ऑफिस में वो बराबर बॉस भी ठीक से काम नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। दूसरों के डिफेक्ट निकालने में मेरे जैसा महारथी कोई नहीं। पूरी दुनिया की गलतियां मैं निकाल सकता था, लेकिन मेरी खुद की गलतियां निकालता ही नहीं था। सारी गलतियां तो मेरी थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने वही बताया, यदि मुझे ये प्रोग्राम पर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, अपनी पर्सनालिटी का प्रोफाउंड चेंज करना है, तो वो अंदर से होना चाहिए। और उसके लिए मुझे दूसरों को नहीं, खुद को बदलना है। दूसरों को मैं बदल ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं मेरी बीवी को नहीं बदल सकता, मेरे बच्चों को नहीं बदल सकता, तो दुनिया को कैसे बदलूंगा? और मैं देखिए, मैं खुद को भी बदलना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे को। जब मैं कोई चीज बदलना चाहता हूँ तो मेरे दूसरे डिफेक्ट सामने आ जाते कि नहीं 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 नहीं, ये चीजें ठीक है, ऐसा मत कर, ये चीज रहने दे, ये चीज अंदर अंदर रहने देना, बाहर मत निकालना। मेरे ही डिफेक्ट मुझे बता रहे। तो जब मैं खुद को निकालने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही तो दूसरों को कैसे निकालूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे साथ है। धीरे धीरे इस ये प्रोग्राम अगर मैं लेते रहूं, लेकिन मेरी स्पीड कम नहीं होना चाहिए, निरंतर मैंने लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं रुक गया तो तकलीफ हो सकती है। मेरे को सिर्फ 12 कदम ही नहीं, 12 ट्रेडिशन भी मेरी मदद करते हैं। यूनिटी की ट्रेडिशन है, वो मुझे बताती है कि मैं कोई भी निर्णय मैं अकेला ना लूं। ये सिर्फ एक ही काम में नहीं आती, जब मैं ग्रुप में रहता हूँ, मेरे घर में भी काम में आती है कि भाई घर का कोई निर्णय है ना,
तो मैं सामने रख दूं प्रस्ताव कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, तो बराबर निर्णय हो जाता है, एकदम बढ़िया निर्णय आता है। मेरे दिमाग से भी बेहतर निर्णय आ सकता है, जो मेरे घर में भी काम में आता है, ऑफिस में भी वैसा ही है, समाज में भी वैसा ही है, बस्ती में भी वैसा ही है। ये यूनिटी का कंसेप्ट इतना सुंदर है, हर चीज में। मैं पैसे के पीछे बहुत भागता था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे पता लगा कि पैसा जमा कर लो यार, पैसे से सारी दुनिया खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ मित्र, ऐसा नहीं होता। पैसे से सोब्राइटी मिलने वाली नहीं है, पर पैसे से मेरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली नहीं है। मेरी पर्सनालिटी चेंज होंगी 12 कदमों के ऊपर चल के, अपनी गलतियां ढूंढ के, उसको समझ के बाहर करने के कारण ही मैं मेरे नए जीवन में प्रवेश प्रवेश कर सकता हूँ, और ईश्वर जैसे चाहता है वैसी जिंदगी अगर मैं जीऊँ, तो मैं बहुत बेहतरीन जीवन जी सकता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, अपने स्पॉन्सर का, कि उन्होंने मुझे ये एक नया दृष्टिकोण, एक नजर दिया, जिसको हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं दिव्य दृष्टि। एक दिव्य दृष्टि दी अपने अपने तरफ ही देखने की, और साथ में दुनिया की तरफ भी देखने की। दुनिया की तरफ मैं प्यार से देखना चाहिए मैंने, लेकिन अपने तरफ सख्ती से देखना चाहिए। ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई। माइंड स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, दुनिया से दुनिया के साथ मैंने दयावान बन के रहना चाहिए, उनके ऊपर मैंने उनको हमेशा माफ करना चाहिए। वो इसलिए बहुत सिंपल बात है मित्रों, कि मैं लोगों को सुधार करने के लिए आया नहीं। मैं यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में खुद का सुधार के लिए आया हूँ, और लोगों की तरफ अगर मैं दया दृष्टि नहीं रखता हूँ, तो जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, तो इतना बिगड़ेल, इतना बेकार किस्म का आदमी था, इतना मुझोर। आज मुझे पता चला कि ये सारी चीजें लोगों ने मुझे माफ की। मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार किया मुझे लोगों ने। मुझे कुछ भी चेंज करने को नहीं बोला उन्होंने। लेकिन आप, जब मेरी बारी आती है ना स्वीकार करने की, तो मुझे स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि ये मेंबर ऐसा है, वो लोग वैसे हैं, इसने ऐसा करना चाहिए, इसने वैसा करना चाहिए। ये सारी चीजें आज मुझे बताती है कि ये डिफेक्ट मेरे पर्सनालिटी में है, और जब तक मैं इसके पीछे नहीं लगूंगा निकालने के सख्ती से, ये निकलेंगे नहीं। क्योंकि सिर्फ मैं ही इसको निकाल सकता हूँ, दुनिया की दूसरी कोई ताकत नहीं निकाल सकती। इसलिए मैं अगर पर्सनालिटी में चेंज चाहता हूँ, तो मैंने ये इन सारी चीजों के पीछे लगना चाहिए और निकालना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया मित्रों, मैं बहुत ज्यादा देर और ज्यादा बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ, और एक बार आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।